डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे जो दंगे उत्तराखंड में कल हुए थे उसकी स्थिति क्या है। आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में भयंकर हिंसा के बाद हालात काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। नैनीताल जिले में हल्द्वानी के बन भूलपुरा इलाके की ताज़ा स्थिति को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। साथ ही प्रशासन ने सभी स्कूल कॉलेजों को भी बंद करने का आदेश दिया है। बता दें कि हल्द्वानी में गुरुवार को भड़की हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जो बात करते हैं कि आखिर क्यों भड़की उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा, जाने कब और क्यों शुरू हुआ बवाल। उत्तराखंड में हल्द्वानी के बन भूलपुरा क्षेत्र में गुरुवार को उस वक्त हिंसा की चिंगारी भड़क उठी जब नगर निगम ने जेसीबी मशीन लगाकर अवैध मदरसा एवं नमाज स्थल को ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद क्षेत्र में पैदा हिंसक स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि अतिक्रमण हटाने गई टीम को चारों तरफ से उपद्रवियों ने घेर कर पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। विशेष समुदाय के लोगों द्वारा किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एसडीएम हल्द्वानी और कालाढूंगी भी इस हमले में घायल हुए हैं। हिंसा का माहौल पूरे शहर में देखने को मिला। उपद्रवियों ने शहर में आगजनी के बाद कई वाहन फूंक डाले। भीड़ बन भूलपुरा थाने में पहुंचकर आगजनी कर दी। थाने के सामने खड़ी फायर ब्रिगेड की वैन समेत कई अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बाद कोतवाली में डीआईजी की प्रशासन के साथ रात 2 बजे बैठक बुलाई गई। क्षेत्र में कर्फ्यू लगने के बाद स्थिति को काबू में किया गया। हालांकि गंभीर माहौल को देखते हुए हल्द्वानी में धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। साथ ही कर्फ्यू लगने के बाद शहर और आसपास के सभी स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। शूट एंड साइट के ऑर्डर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजधानी देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की तथा अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है। कुल मिलाकर इलाके में पूरी तरह से लॉकडाउन वाले हालात हैं। केवल जरूरी कार्यों को ही करने की छूट है। नैनीताल के जिलाधिकारी ने फ़ोन पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अशांति वाले क्षेत्र बन भूलपुरा में स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए दंगाइयों को देखते हुए गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। अवैध थी मस्जिद। हल्द्वानी के वन भूलपुरा क्षेत्र में मालिक का बगीचा की करीब 2 एकड़ भूमि को नजल भूमि बताते हुए प्रशासन नगर निगम की संयुक्त टीम 29 जनवरी को मौके पर पहुंची। भूमि पर बना हुआ पक्का निर्माण अतिक्रमण टीम ने ढाया। बता दें कि उस दिन जमीन पर बने एक मदरसे और धार्मिक स्थल को उस दिन नहीं तोड़ा गया था। फिर अगले दिन अतिक्रमण टीम ने मौके पर पहुंचकर तारबंदी कर दी। इसी दिन शाम को प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 1 फरवरी तक दोनों अवैध निर्माण को हटाने को कहा गया। हालांकि 1 फरवरी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन 3 फरवरी को विरोध में वन भूलपुरा क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम कार्यालय पर पहुंचकर अधिकारियों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि तब भी बात नहीं बनी। 4 फरवरी की सुबह 6 बजे अधिकारियों की टीम ने अतिक्रमण तोड़ने का फैसला लिया। जैसे ही इसकी भनक लोगों को मिली तो दर्जनों महिलाएं मलिक के बगीचे के पास दुआएं पढ़ने बैठ गई। देर रात वन भूलपुरा थाने में एसएसपी प्रहलाद नारायण सिंह मीणा की मौजूदगी में प्रशासन निगम अफसरों की बैठक हुई। इस दौरान दोनों निर्माण ध्वस्त न करने का फैसला लिया गया और प्रशासनिक टीम ने रात में मदरसा और धार्मिक स्थल सील कर दिया। हालांकि गुरुवार 8 फरवरी दोपहर को प्रशासन नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर अतिक्रमण ध्वस्त करने अचानक पहुंच गई। नैनीताल के डीएम वंदना सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया सभी को सुनवाई के लिए नोटिस और समय दिया गया। कुछ ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, कुछ को समय दिया गया, जबकि कुछ को समय नहीं दिया गया। जहाँ समय नहीं दिया गया वहाँ पीडब्ल्यूडी नगर निगम की ओर से तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। यह कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है थी, न ही किसी विशेष परिस्थिति को टारगेट करना था। वंदना सिंह ने कहा कि हमने डिमोलिशन अभियान जारी रखने का फैसला किया है क्योंकि परिसंपत्तियों पर कोई रोक नहीं था, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं था। विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कानूनी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए यहाँ भी ऐसा किया गया। हमारी टीमें और संसाधन मुँह हुई है, किसी को उकसाया या नुकसान नहीं पहुँचाया गया जिससे जनसम्मति की हानि हमारी टीमों पुलिस और प्रशासन के माध्यम से हो। अभियान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ। पूरी प्रक्रिया ठीक से होने के बावजूद आधे घंटे के भीतर एक बड़ी भीड़ ने हमारी नगर निगम टीम पर हमला किया। नैनीताल की डीएम ने कहा, परिसंपत्तियों के नुकसान में मुख्य रूप से थाना को पूरी तरह से नुकसान हुआ है।
भीड़ ने पुलिस स्टेशन को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आरोपी की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सांप्रदायिक घटना नहीं थी, तो इसे सांप्रदायिक या संवेदनशील न बनाया जाए। किसी विशेष समुदाय ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यह राज्य मशीनरी, राज्य सरकार, कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देने का प्रयास था। जब हम बात करें पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में, पाकिस्तान में गुरुवार को वोटिंग के समय तक चुनाव को कोई विशेषज्ञ इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन करार दे रहे थे। कहा जा रहा था सेना का समर्थन होने की वजह से नवाज शरीफ की पार्टी PMLN आसानी से बहुमत हासिल करेगी और वह PM बनेंगे। वोटों की गिनती शुरू होने के बाद ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इमरान खान के सामने दूसरे नेता काफ़ी अंतर से पिछड़ रहे हैं। शुक्रवार शाम तक 266 में से 146 सीटों पर आए नतीजों में इमरान खान की पार्टी PTI समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने 60 सीटों पर जीत हासिल की है। नवाज शरीफ की PMLN ने 43 और बिलावल की PP को 37 सीटें मिली हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बॉटनिकल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर माया ट्यूडर का कहना है कि चुनाव में PTI समर्थित उम्मीदवारों की जीत ध्यान खींचती है। पाकिस्तान के चुनाव हाल के दशकों में सबसे कम पारदर्शिता वाले चुनाव में से एक है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों ने चौंकाने वाली बढ़त हासिल की है। ये एक उल्लेखनीय जीत होगी क्योंकि इमरान खान के खिलाफ इस इलेक्शन में बहुत कुछ किया गया है। सेना ने उनकी पार्टी PTI को कमज़ोर करने के लिए सभी कोशिश की। उसमें उन्होंने चुनाव निशान, क्रिकेट बैट रद्द किए जाने से लेकर मतदान के दिन इंटरनेट ब्लैकआउट तक शामिल है। इन सब के बावजूद भले ही PTI समर्थित उम्मीदवार जीत जाएं, लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। डगमगाती अर्थव्यवस्था, सीमाओं पर संघर्ष और बढ़ती महंगाई से हर आम आदमी पाकिस्तानी परेशान है। अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो राजनीतिक अनिश्चितता इन संकटों को और ज़्यादा बढ़ाएगी। ऐसे में जो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर बैठेगा, उसके सिर पर इन सब मुश्किलों के रूप में कांटों का ताज भी होगा, जिसे उसे पार पाना होगा। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की कुल 336 सीटें हैं, जिसमें से 266 सीटों पर चुनाव होता है। बाकी 70 में से 60 सीटें महिलाओं के लिए और 10 सीटें धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित है। पाकिस्तान में सीधे चुनाव यानी 266 सीटों में से सरकार बनाने के लिए 134 सीटों पर जीत चाहिए। वहीं 70 आरक्षित सीटों को जोड़ने के बाद यानी कि कुल 366 सीटों में से 169 सीटों की जरूरत बहुमत के लिए होती है। ये हम और थोड़ा सा बात करें पाकिस्तान के आम चुनाव में। पाकिस्तान के आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी PTI के समर्थकों ने सबको चौंका दिया है। इमरान खान के समर्थक चुनाव में निर्दलीय उतरे थे और उन्होंने शानदार सफलता हासिल की है। 100 से ज़्यादा सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी अपना कमाल दिखा रहे हैं। चुनाव परिणामों से साफ हो गया कि अब इन निर्दलीय सांसदों की मदद से ही कोई भी सरकार बनेगी। वहीं अब आरोप लग रहे हैं कि अपने पक्ष में चुनाव परिणाम नहीं जाता देख पाकिस्तानी सेना धांधली करवाने में जुट गई है, ताकि नवाज शरीफ या बिलावल की पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। इसका खुद उदाहरण नवाज शरीफ हैं, जो रात तक 70% वोटों की गिनती के बाद PTI के उम्मीदवारों से पीछे चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें अचानक से लाहौर की सीट से विजेता घोषित कर दिया गया है। इससे अब पाकिस्तानी मतदाताओं में गुस्सा, हताशा भड़क रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये गुस्सा गृह युद्ध जैसे हालात में बदल सकता है। पाकिस्तानी मामलों के विशेषज्ञ और ब्रिटेन के सहायक प्रोफेसर जुआ वसीम कहते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव परिणामों के ऐलान में इतनी ज़्यादा देर धांधली को लेकर गंभीर सवाल पैदा करता है। उन्होंने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि यह असामान्य और पर्दे के पीछे चल रही गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से यह संकेत दिया जा रहा था कि नवाज शरीफ सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसको बड़ी चुनौती मिल गई है। वसीम ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने इमरान समर्थकों के खिलाफ दमन चक्र चलाया और उन्हें प्रताड़ित किया। अब उसका यह दाव उल्टा पड़ गया है। वसीम ने कहा कि मैंने ये समझती हूँ कि नवाज शरीफ या उनकी पार्टी ने इसकी अपेक्षा की होगी। यही वजह है कि वे रात से ही शांत थे। उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वोटर उसको लेकर इच्छुक नहीं है। एक अन्य विश्लेषक कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने एक महत्वपूर्ण रणनीति पर काम किया है। असीम मुनी ने बहुत चालाकी से अंग्रेजों की तरफ फूट डालो और राज करो की चाल चली है। उन्होंने चुनाव में केवल एक पार्टी को फेवर देने के बजाय कई चुगलखोर पैदा कर दिए हैं। अब प्रत्येक ऐसे नेता प्रमुख के लिए जासूस का काम करेंगे और उनके लिए काम करेंगे। इससे जो कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा वो कमज़ोर होगा और सेना प्रमुख के पास पूरी सत्ता आ जाएगी। पाकिस्तानी मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन कहते हैं कि अगर अंतिम परिणाम में इमरान पार्टी की जीत के अलावा और भी कुछ आता है तो वो PTI इसे स्वीकार नहीं करेगी। PTI इसे धांधली करार देगी। उन्होंने कहा कि ऐसा साफ नजर आ रहा है कि सेना इमरान खान को सत्ता नहीं देना चाहती है और उसने पूरी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, इससे स्थिरता आने की बजाय पाकिस्तान को नए राजनीतिक संकट में धकेल सकता है। इससे समाज में और ज़्यादा खाई बढ़ेगी, जो पहले से ही बहुत है।
इससे एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है और इससे जनता में विद्रोह भड़कने का खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें एक चेतावनी है, सेना अगले 3 दिनों के अंदर में पीटीआई के निर्दलीय सांसदों को किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए बाध्य कर सकती है, फिर चाहे नवाज शरीफ की पार्टी हो या बिलावल की पार्टी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।